हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करना चाहेंगे। आज हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश सिविल जज का 2018 जो शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, न ज्यादा समय लेते हुए। 2018 जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शिफ्ट फर्स्ट में शिफ्ट टू में अलग अलग से एग्जाम्स हुए थे, जिनका ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो एक बार देखें जल्दी से, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, बी नीति आयोग, और सी जीएसटी परिषद, और डी अंतर्राज्यीय परिषद। इनमें से एक बार देखिए जरा कौन सा सही है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पीड कीजिएगा। नहीं चल रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हुई, कोई बात नहीं, एक बार मैं दोबारा से चेक करूं। एक मिनट लाइन पे बने रहिए प्लीज। हाँ जी, अभी देखिए, ठीक है। इसमें से ऑप्शन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, जीएसटी परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद। इसमें बी आंसर सही है, नीति आयोग की बात की है। आगे देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत उल्लेखित मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखें जल्दी से कौन कौन से हैं। नंबर ए, भारत की संप्रभुता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। बी में, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें। तीसरा ऑप्शन एक बार ध्यान दीजिएगा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। और डी में, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। इनमें से देखिए जल्दी से कौन सा है। राइट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। भारत का संविधान से क्वेश्चन है, यानी कि भारत में मतदान करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार, स्वाभाविक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार। थोड़ा सा स्पीड में लीजिए, क्वेश्चन ज्यादा है जी। इसमें 4 आंसर है। एक विधिक अधिकार है, ये लीगल राइट्स है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 भारत के संविधान के संबंध में सत्य एवं सही है? यह वर्ग विधान को मना करता है, यह युक्तियुक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है, यह वर्ग विधान को मना करता है तथा युक्तियुक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सी देखो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, क्वेश्चन नंबर 5 में। एक बार देखिए जल्दी से। हेलो गाइस, वॉइस ऑडिबल है क्या? क्लियर नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर एक बार दोबारा से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में दोहरे संकट के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 21(2) और दूसरा अनुच्छेद 20(2), और इनमें से कोई नहीं। एक बार देखें कौन सा आंसर सही है। ओके, मतलब सी राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पर एक बार नजर डालिए। पंचायतों के गठन से संबंधित भारतीय संविधान है। अनुच्छेद 243 का, 243 का, 243 का और 243 का। यहाँ पर ए, ओ, डब्ल्यू और ए। बिल्कुल राइट आंसर है आपका 243 का, यानी कि आर्टिकल 243 बी पंचायतों के गठन से संबंधित भारतीय संविधान का आर्टिकल कौन सा है? 243 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत का संविधान से रिलेटेड है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की संरक्षा, क्या है ये? ए मौलिक कर्तव्यों में से एक है, या राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है, या फिर राज्य का नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निकिता की आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 8 तक आ रही है? अच्छा ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से यहाँ देखें, आ समानता का अधिकार, बा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स संवैधानिक उपचारों का अधिकार और द सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इनमें से देखें, आ, बा एवं सा सही है और बा में देखेंगे केवल आ सही है, केवल दा सही है, केवल बा सही है। इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। भारत का संविधान यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ग्राम पंचायतों का संगठन, नागरिकों एवं गैर नागरिकों के सिविल के लिए सिविल संहिता और इसके लिए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार और डी में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। बी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पर एक बार नजर डालिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों ने भारत को बनाने के लिए संकल्प लिया है। प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी में है प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और प्रभुता संपन्न पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कौन सा है जल्दी से बताइए 10 में? सी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखें, ये सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार नजर डालेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अध्यादेश की डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया गया है तब निष्पादनीय नहीं है। निर्णय ऋणी के सिविल कारावास एवं उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा निष्पादनीय है। और इसी ऑप्शन में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2(1) के तहत याचिका प्रस्तुत कर निष्पादनीय है या नया वाद प्रस्तुत कर निष्पादनीय है। इनमें से कौन सा है? इसमें बी आंसर सही है। निर्णय ऋणी के सिविल कारावास एवं उसकी संपत्ति की कुर्की द्वारा निष्पादनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है संपत्ति की कुर्की या सिविल कारावास अथवा दोनों के द्वारा। बी में है संपत्ति की कुर्की के द्वारा या कारावास के द्वारा, सी विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर। इनमें से देखिए कौन सा है? इसमें 2 नंबर सही है, बी संपत्ति की कुर्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर देखें, निम्न में से कौन सा कथन आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समझौते के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर ए में पक्षकार के द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए, बी में लिखित एवं विधिपूर्ण करार से संबंधित हो, सी में यह आवश्यक है कि समझौते की विषय वस्तु वही हो जो दावे की बाद की विषय वस्तु है। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत यदि समझौता शून्य करनी है तब इस नियम के तहत शून्य करनी होगा। इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है? सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां बात आदेश 9 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज कर दिया जाता है वहां उसी बाद हेतु के लिए वादी क्या करता है? नया वाद लाने से प्रभावित हो जाएगा। ये ऑप्शन। बी में देखिए परसीमा विधि के अधीन रहते हुए नया वाद ला सकेगा, सी में खारिजी को अपस्त कराने के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा और नया वाद ला सकेगा। डी में देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन? ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर एक बार नजर डालिए। बिना अधिकारता के न्यायालय द्वारा दिया हुआ निर्णय और निष्कर्ष कैसा है? नंबर ए, सभी परिस्थितियों में प्रांग न्याय का परिचालन होगा, बी में प्रांग न्याय का परिचालन नहीं होगा, सी में विशेष परिस्थितियों में प्रांग न्याय का परिचालन होगा, डी में प्रांग न्याय का परिचालन हो सकता है और नहीं हो सकता है। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, एक बार नजर डालिए। कहा गया कि विभिन्न शहरों में स्थित संपत्तियों के विभाजन का बाद पृथकवाद उन शहरों में संस्थित करना पड़ेगा जहां की संपत्तियां स्थित हैं। बी में संस्थित किया जा सकता है जिस शहर में कोई भी संपत्ति स्थित हो उस शहर में संस्थित किया जा सकता है। सी जिस शहर में बहुसंख्यक संपत्ति अधिकतम मूल्य की संपत्ति स्थित हो, या संस्थित किया जा सकता है जहां की
प्रतिवादी गण या उनमें से प्रतिवादी निवास करता हो। इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है 16 में। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, संस्कृत किया जा सकता है जिस शहर में कोई भी संपत्ति स्थित हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखते हैं, धारा 148 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा कुल कितने से अनधिक समय बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया 90 दिवस, 60 दिवस, 45 दिवस और 30 दिवस। इनमें से देखिए जल्दी से कौन सा है, 30 दिवस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर सिविल प्रक्रिया संहिता का एक वो है क्वेश्चन, वाद इसलिए विफल हो सकता है कि उचित पक्षकारों के असंयोजन, और बी में है आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन से, आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से, या उचित पक्षकारों के कुसंयोजन से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 पर एक बार नजर डालिए, सरकार के विरुद्ध वाद संस्कृत नहीं किया जा सकता है जब तक अवसान ना हो गया हो। ये में देखें, लिखित सूचना प्रदत्त करने के पश्चात 1 माह के पश्चात, बी में है लिखित सूचना प्रदत्त करने के 3 माह के पश्चात, या लिखित सूचना प्रदत्त करने के 2 माह के पश्चात, और चौथा है लिखित सूचना प्रदत्त करने के 6 माह के पश्चात। इसमें सी को राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार देखें, क्वेश्चन नंबर 20 पर ये बात करें कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत प्रयोज्य नहीं होता है। नंबर ए हैबियस कॉर्पस की रेट पर, बी में अंतर्वर्ती आदेशों पर, और सी में है आदेश 17 नियम 13 सीपीसी के अंतर्गत खारिज किए जाने पर, और एक पक्षीय निर्णय पर। हाँ तो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दीवानी प्रकृति का है। नंबर ए मंदिर के चढ़ावे में हिस्सा लेने का अधिकार, बी जुलूस निकालने का अधिकार, सी मंदिर में पूजा करने का अधिकार, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखो, 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 पर एक बार नजर डालिए, आदेश 20 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार डिक्री में तारीख होगी उस दिन को जिस दिन निर्णय सुनाया गया, और उस दिन को जिस दिन डिक्री बनाई गई, उस दिन को जिस दिन दावा पेश किया गया, उस दिन को जिस दिन अंतिम तर्क सुने गए। कौन सा है इसमें, एक बार उस दिन को जिस दिन निर्णय सुनाया गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर एक बार नजर डालो, जहां पर एक दावा आदेश 22 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उपसमित अथवा खारिज होता है, तो उसी बाद कारण पर नंबर ए न्यायालय की पूर्व अनुमति से नया वाद दायर हो सकता है, कोई नया वाद नहीं लाया जा सकता, और सी में है यदि पर्याप्त कारण दर्शित हो तो नया वाद दायर हो सकता है, और डी में है पक्षकारों की सहमति से नया वाद संस्कृत हो सकता है। इनमें से देखें जल्दी से कौन सा है, बी इसमें कोई नया वाद नहीं लाया जा सकता। आदेश 22 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उपसमित या खारिज होता है तो। क्वेश्चन नंबर 24 पर एक बार नजर डालिए जल्दी से, यहाँ पर बात की गई सिविल प्रक्रिया संहिता विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए। ये फेमस है थोड़ा सा, देखें आदेश 32 का सीपीसी में, आदेश 29 में, या आदेश 34 में, या आदेश 37 में। इनमें से कौन सा है, फोर ऑर्डर 37 में। तो राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, दस्तावेज को पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाए जाने से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान आदेश है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया है, आदेश 13 सिविल प्रक्रिया संहिता, आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता, आदेश 17, आदेश 24। इनमें से देखिए जल्दी से कौन सा है, एक तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा सा से ध्यान देते जाइए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से 7 क्वेश्चन देगा। देखें 26 नंबर पर देखें, निम्न में से कौन सा कथन दान के द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण के संबंध में सही नहीं है। ए विलेख दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होना चाहिए, बी में विलेख केवल दाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, और सी ऑप्शन में है विलेख रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए,
और डी में है विलेय कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। इसमें बी है विलेय के केवल दाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर एक बार नजर डालिए। 27 पर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ कहा गया कि दस्तावेज के अनुप्रमाणन का अर्थ है कैसा। नंबर ए, अनुप्रमाणित साक्षी दस्तावेज की अंतर्वस्तु से अवगत है। बी, अनुप्रमाणित साक्षी द्वारा निष्पादक को हस्ताक्षर या चिन्ह लगाते देखा है। सी में निष्पादक से उसके हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति पाई गई है। डी में अनुप्रमाणित साक्षी द्वारा निष्पादक को हस्ताक्षर या चिन्ह लगाते देखा है एवं निष्पादक से उसके हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति पाई गई। ये दोनों, तो इनमें से देखें कौन सा ऑप्शन है। डी देखो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पर एक बार नजर डालिए। 28 पर, सॉरी 27 हो गया, 28 पर देखिए एक बार। संपत्ति अंतरण अधिनियम में शामिल नहीं है क्या। विक्रय, पट्टा, वसीयत, दान। इन चारों में से देखिए जल्दी से कौन सा नहीं है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बोल रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम का एक क्वेश्चन है, बचत की संपत्ति का दान कैसा है। वैध है, शून्य करनी है, शून्य है या सशर्त शून्य है। बिल्कुल राइट आंसर है, ये इसका आंसर शून्य है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 30 पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा पट्टे के अतिधारण के प्रभाव से संबंधित है। धारा 115, 115 ए, 116, 114 ए। देखो राइट आंसर है आपका 116। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए 31 पे। संपत्ति अंतरण अधिनियम लंबित बाध्यता सिद्धांत किस प्रसिद्ध वाद में प्रख्यापित किया गया है या व्याख्यापित किया गया। नंबर ए, मुसाहुर साहू बनाकर इनकी बनाम और हाकिम लाल। दूसरा मोहम्मद सफी बनाम मोहम्मद सईद और तलक बनाम मोक्से। और डी है हिलामी बनाम साइबन। देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 32 पर एक बार नजर डालिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान कैसा है। वैध है, दान शून्य है, दान शून्य करनी है या इनमें से कोई नहीं। देखो दो है, दान शून्य है। नेक्स्ट देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 33 पर नजर डालते हैं हम लोग। तो यहाँ कह रहे हैं कि कौन सी संविदा विशिष्टता प्रवर्तनीय है। बा के द्वारा, ये ऑप्शन दिया गया, बा के द्वारा जबलपुर विश्वविद्यालय में विधि का व्याख्यान देने की संविदा, विभाग की संविदा। और सी ऑप्शन है आ की आवश्यकता अनुसार माल की पूर्ति करने की बा के साथ संविदा। और डी में है इनमें से कोई नहीं। एक बार देखिए जल्दी से इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रतिफल की अपर्याप्तता यह प्रश्न निर्धारण करने के लिए सुसंगत होगा। कपट, और बी में दुर्दर्शन, सी में आश्रम कसर और स्वतंत्र सम्मति। डी, डी इसमें है शुद्ध फ्री कंसेंट के बारे में, स्वतंत्र सम्मति के बारे में बात की गई। 35 क्वेश्चन नंबर पर देखें। यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागता विधि विरुद्ध हो तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत करार कैसा है, वहां तक वैध होगा जहां तक विधि पूर्ण है। बी में वहां तक वैध होगा जहां तक विधि विरुद्ध है, पूर्ण शून्य होगा। और डी में पूर्ण वैध होगा। इसमें सी है पूर्ण शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर एक बार नजर डालिए। भारतीय संविदा अधिनियम में दो पक्षकार द्वारा संविदा में प्रवेश किया जाता है। पक्षकार में उसके द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि उनके द्वारा भारत में प्रचलन विधि को समझने में भूल की है। यह उनकी संविदा को गैर अस्तित्व ए, बी शून्य और सी शून्य करनी और डी में शून्य करनी नहीं है। इनमें से एक ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शन सही है, शून्य करनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। 37 पर एक बार नजर डाल लीजिए। संविदा की विफलता का सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में दिया गया। 70, 2दा, 56 और 73। इनमें से एक बार देखें कौन सा है।
तीसरा 56 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे। 38 दुकान के शोकेस में प्रदर्शित कीमत की स्लिप लगा माल है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, प्रति प्रस्ताव, संसूचना और इनमें से कोई नहीं। एक बिल्कुल राइट आंसर है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर एक बार नजर डालें। यहाँ बोल रहे हैं कि रुई की 100 गांठ है, खा को बेचने की संविदा उससे का करता है और तत्पश्चात उसे पता चलता है कि गा की ओर से खा अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, का उस रुई की कीमत के लिए बाद ला सकेगा। ए में सिर्फ गा के विरुद्ध, बी में खा के विरुद्ध, सी में खा या गा या दोनों के विरुद्ध, ना तो खा के विरुद्ध ना गा के विरुद्ध। इनमें से देखिए जल्दी से। देखो राइट आंसर है खा या गा या फिर दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। संविदा अधिनियम के तहत कब करार संविदा बन जाता है? विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, संविदा के लिए सक्षम पक्षकारों के मध्य हो और पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से हो या इनमें से सभी हो। फोर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। ये स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो एक बार देखें जल्दी से। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, जहां किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के दावे में संविदा के या उसके किसी भाग को खारिज कर दिया जाता है, तब भंग के लिए प्रतिकर का बाद कैसा है? वर्जित है, न्यायालय की अनुज्ञा से लाया जा सकता है, केवल कुछ ही दशाओं में लाया जा सकता है। ये थोड़ा सा वीआईपी क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। हाँ, ये राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 42 पर एक बार नजर डालिए। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के तहत की गई घोषणा के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, जिसमें से नंबर 1 घोषणा बाद के पक्षकारों और उनसे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों को आबद्ध करती है। बी में घोषणा उन सभी व्यक्तियों को आबद्ध करती है जिन्हें दावे की जानकारी थी और जानते हुए वे उनमें पक्षकार नहीं बनते हैं। ए सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और 1 और 2 दोनों गलत है। इनमें से एक बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर है नंबर ए में किसी व्यक्ति को किसी ऐसे न्यायिक कार्रवाई के अभियोजन से अवरुद्ध करने को जो ऐसे बाद के जिसमें व्यादेश स्थित है संस्थित किए जाने के समय लंबित हो तब तक कि ऐसा अवरोध कार्रवाइयों के बाहुल्य को निवारित करने के लिए आवश्यक न हो। एक तो ऑप्शन ये। बी में देखें किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जो उस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है जिनसे व्यादेश स्थित है किसी कार्रवाई को संस्थित या अभियोजित करने के अवरुद्ध करने को। तीसरा है किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को या इनमें से सभी। वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 43 पर 44 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का क्वेश्चन है ये। वादी द्वारा लंबे कब्जे के आधार पर बिना स्वत्व के स्थायी निषेधाज्ञा का बाद उसे बेकब्जा न करने हेतु प्रस्तुत किया। ये ऑप्शन में क्योंकि वादी का स्वत्व नहीं है उसे बेकब्जा किया जा सकता है। बी में है विधि कब्जे का आदर करती है इसलिए वादी को बिना विधि की प्रक्रिया के बेकब्जा नहीं किया जा सकता। सी में वाद पोषणीय नहीं है। डी में वाद सिर्फ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए पोषणीय नहीं है। देखें जल्दी से। बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पर एक बार नजर डालिए। एक व्यादेश जारी किया जा सकता है जिसमें ये ऑप्शन है न्यूसेंस के आधार पर किसी कार्य का किया जाना रोकने के लिए जिसके बारे में यह युक्त स्पष्ट नहीं है कि वह न्यूसेंस होगा। और बी में है ऐसे निरंतर उल्लंघन को रोकने के लिए जिसके प्रति वादी मौनानुकूल रहा है। सी ऑप्शन पर देखें बाद में विवादग्रस्त संपत्ति का किसी डिक्री के निष्पादन में सदोष विक्रय को रोकने के लिए। और डी में है ऐसी संविदा के भंग को रोकने के लिए जिसका विनिर्दिष्टता पालन नहीं कराया जा सकता। एक बार देखें जल्दी से कौन सा ऑप्शन है। सी बिल्कुल राइट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 पर एक बार नजर डालिए। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत निम्नलिखित अनुतोष दिया जाता है। नंबर ए व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए। बी में दंड विधि को परिवर्तित कराने के लिए।
और सी में सिविल विधि और दंडिक विधि दोनों को परिवर्तित कराने के लिए, और डी में लोक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए। देखें जल्दी से कौन सा है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। ये लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए। मैंने आप लोगों को एक इंडेक्स बनवाई थी, शायद याद हो। ये सभी क्वेश्चन उससे मैच करो, क्या ये सब उसमें आ रहे हैं या इससे बाहर हैं। तो जो केवल 2-3-4 पेज के हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। देखें जल्दी से। परिसीमा अधिनियम में विद्वेष पूर्ण अभियोजन के निमित्त प्रतिकर के लिए बात दायर करने की परिसीमा है कितने? 90 दिन, 6 माह, 1 वर्ष और 3 वर्ष। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, 1 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 48 में धारा 5 की परिसीमा अधिनियम 1963 लागू नहीं होता है। बाद में धारा 21 सीपीसी के अंतर्गत निष्पादन याचिका में, या हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के अधीन विवाह विच्छेद याचिका में, या इनमें से सभी। किसमें लागू नहीं होता? और इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे। परिसीमा अधिनियम का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पारित के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील संस्कृत करने की परिसीमा काल की अवधि डिक्री के दिनांक से 90 दिवस, ए, बी 60 दिवस, सी 30 दिवस और डी 1 वर्ष कितने तक हो सकती है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। क्वेश्चन नंबर 50 पर हम एक बार नजर डालें। धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रयोज्य होती है। प्रयोज्य का मतलब यहाँ अप्लाइड से होता है। नंबर ए वादों को, नंबर 2 अपीलों को, नंबर सी निष्पादन कार्रवाइयों को और डी है सभी को। इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 51 पर ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण यानी कि एमपी एकोमोडेशन एक्ट के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो एक बार ध्यान दीजिए। 51 में मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम यानी कि इसमें भाड़े में वृद्धि की सूचना दिए जाने के संबंध में दिए गए तथ्यों में से सही उत्तर बताएं। दूसरा है सूचना मौखिक अथवा लिखित रूप से भूमि स्वामी द्वारा या उसकी ओर से दिया जाना चाहिए, नंबर 2। और तीसरा है अभिधारी को स्वयं या कुटुंब के वयस्क सदस्य या नौकर को दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात की गई है कि किसको दी जाए। 1, 2, 3 तीन ऑप्शन है। इनमें से देखिए कौन से सही है कौन से गलत है। एक गलत है और 2 सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पे देखेंगे 2 सही है 1 गलत है। ऑप्शन सी में देखें ए 1 और 2 दोनों सही है, 1 व 2 दोनों गलत है। इनमें से देखें कौन सा सही है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में। सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी द्वारा उसकी सद्भावना पूर्वक आवश्यकता के आधार पर किराएदार के निष्कासन के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सके। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय में ए ऑप्शन, बी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, सी सिविल न्यायालय में और डी कमिश्नर को 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है आपका। हम लोग नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम का ये क्वेश्चन है, कुटुंब का सदस्य में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नंबर ए पत्नी, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन और विवाहित पुत्री। देखें जल्दी से कौन सा है इसमें। इसमें 4, 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए 54 पर। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम यानी भाड़े के बकाया के लिए मांग का नोटिस अविधारी पर निर्वाह हो जाने पर, निर्वाह मतलब उस पर शामिल हो जाने पर, अविधारी को स्वयं को बेदखली से बचाने के लिए भाड़े का बकाया विनिर्दित या संदाय कर देना चाहिए। ऑप्शन ए में 15 दिन के अंदर, बी में 1 महीने के अंदर, सी में 2 महीने और डी में 3 महीने। देखो जल्दी से कौन सा है। सी बिल्कुल राइट आंसर है, 2 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत किस प्रावधान के अंतर्गत भूस्वामी एवं किराएदार पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है? धारा 42, 43, 44, 45। इनमें से देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। चलो दूसरा देखो राइट आंसर है आपका धारा 43। और इसके बाद में 56 पे देखें, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 56 पे देखें,
ग्रामों सर्वेक्षण संस्थानों तथा भूखंड संस्थानों के बीच सीमा के बारे में विवाद का निपटारा कौन करेगा? ए कलेक्टर, बी उपखंड अधिकारी, सी राजस्व निरीक्षक और डी तहसीलदार। जल्दी से बताइए। 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार देखें। 57 में कहा गया कि यदि किसी भूस्वामी को अनधिकृत रूप से बेकब्जा कर दिया गया है तो उसके द्वारा कब्जा की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो ए तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर और राजस्व निरीक्षक। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पर एक बार नजर डालिए। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता यानी किसी हितबद्ध पक्षकार के द्वारा किसी सर्वेक्षण संख्यांकी या उपखंड या भूखंड संख्यांकी सीमाओं के सीमांकन हेतु तहसीलदार को आवेदन किया जाएगा। ए धारा 124 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत, धारा 129 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत, धारा 127 या फिर धारा 125। इनमें से देखिए जल्दी से कौन सा है? धारा 124, 129, 127, 125। देखो राइट आंसर है 129। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 250 के अधीन अपराध है। असंज्ञेय एवं अजमानती अपराध है, संज्ञेय एवं अजमानती अपराध है, और सी में संज्ञेय एवं जमानती अपराध है, और डी में असंज्ञेय एवं अजमानती अपराध है। इनमें से देखें कौन सा है? बी देखो राइट आंसर है संज्ञेय एवं अजमानती अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मामला राजस्व प्राधिकारियों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है? ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं है। तो ए में है बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर द्वारा आबादी का अवधारण करते हुए किए गए किसी विनिश्चय को उपांतित करने के लिए कोई दावा। बी में है इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन निर्धारित या पुनः निर्धारित भू राजस्व की रकम। सी में है किन्हीं भू अभिलेखों में कोई प्रविष्टि कराने या किसी ऐसी प्रविष्टि का लोप कराने या उसे संशोधित कराने के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें एक बार। जो अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हों से संबंधित कोई भी ऐसा विवाद जिसमें राज्य सरकार पक्षकार ना हो। इनमें से देखें जल्दी से कौन सा ऑप्शन? डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। ये एविडेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए। देखो संख्या याद रखना कौन से एक्ट से कितने कितने पूछी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जरा ध्यान रखना। 61 में न्यायिक संस्कृति वह संस्कृति है जो की जाती है न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय में, चिकित्सक के समक्ष या मित्र के समक्ष, या चिकित्सक के समक्ष एवं मित्र के समक्ष दोनों। बिल्कुल राइट आंसर है आपका चिकित्सक के समक्ष एवं मित्र के समक्ष दोनों। नेक्स्ट देखें। 62 में अभियुक्त के स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? धारा 7, धारा 17, धारा 27, धारा 30। तीसरा धारा 27 बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फोटो के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की पहचान साक्ष्य में स्वीकार नहीं है, साक्ष्य में स्वीकार है, या संदिग्ध व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए, और डी में है साक्ष्य में स्वीकार नहीं है एवं संदिग्ध व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए, दोनों। देखो राइट आंसर है। 64 पर एक बार नजर डालें। आप पर यह आरोपित है कि उसके द्वारा कोलकाता में किसी दिनांक को हत्या की गई है। उसके द्वारा यह अभिवाद किया गया कि उस दिनांक को वह मुंबई में था। आ द्वारा दिया गया यह कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? धारा 8, धारा 9, धारा 11, धारा 14। तीसरा है इसमें धारा 11। देखो राइट आंसर। नेक्स्ट देखें। 65 में मृत्युकालिक कथन धारा 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत है यदि वह अनुचित साक्ष्य है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के संबंध में दिए गए कथन को विधि में पवित्र कथन माना गया है। दूसरा, यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके द्वारा
अपनी मृत्यु के कारण के बारे में कुछ कहा जाता है तो वह सुसंगत है, क्योंकि मृतक व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए नहीं लाया जा सकता, उसके कथन को अपरिहार्य स्वीकार करना आवश्यकता है। तीसरा है, क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति उसे बनाने वाले से मिलते समय अपने मुंह में झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि समाज का यह दायित्व है कि वह मृत व्यक्ति को न्याय प्रदान करे। इसमें भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पर एक बार नजर डालिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अनियंत्र स्थित अविवाद को सिद्ध करने का भार किस पर है? अभियोजन पर है, अभियुक्त पर है, अन्वेषण एजेंसी पर है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर है, अभियुक्त पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये क्वेश्चन है, अनियंत्र होने का बचाव शासित होता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 से, या साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 से, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 से, या साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से। इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि स्मृति ताजा करने के लिए साक्षी की कोई भी ऐसी लिखित विवरण देखने को अवसर दिया जाता है जो घटना के साथ या उसी समय तैयार किया गया था। यह प्रावधान किस धारा में? धारा 160, 158, 166, 159। बिल्कुल राइट आंसर है 159। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए 69 में। साक्ष्य अधिनियम में कंप्यूटर निर्गत या फिर दस्तावेज एवं साक्ष्य में ग्राह्य माने जाने की शर्तों का वर्णन किस धारा में है? धारा 65B1, 65B2, 65B5 और 65B4। इनमें से देखें चारों में से कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर है बी का 2। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 60 से क्वेश्चन नंबर 70 पर एक बार नजर डालिए। इनमें से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? बधिर, अवयस्क, मानसिक रूप में विक्षिप्त या फिर मूक। देखो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 71 पर देखें। धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय है। निश्चायक प्रमाण, सुसंगत नहीं है, ग्राह्य नहीं है, या निश्चायक प्रमाण नहीं है। 4, इसका 4 है, यह निश्चायक प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत मृत्यु एवं कथन की ग्राह्यता के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? यह कथन उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। कथन बी में कथन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु की प्रत्यशंका होने में अनिवार्य है जब उसने ऐसे कथन किए हो। फिर मृत्यु पूर्व कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होना अनिवार्य है। डी में है कथन व्यक्ति की अपनी मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए। इसमें भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत खोजा गया तथ्य से तात्पर्य केवल प्रस्तुत की गई वस्तु, केवल वह स्थान जहां से वस्तु प्रस्तुत की जाती है। सी में है अभियुक्त का उक्त वस्तु तथा स्थान के बारे में ज्ञान। इनमें से कोई नहीं। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें 74। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में अवधारणा बनाने के लिए यह अभिलेख उस व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जिनके द्वारा हस्ताक्षर होना तात्पर्य है अभिलेख होना चाहिए। 3 वर्ष पुराना, 6 वर्ष पुराना, 5 वर्ष पुराना और 10 वर्ष पुराना। ये तीसरा है 5 वर्ष पुराना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें 75 पर। एक मामले में अनुसंधान के दौरान आयोजित पहचान परेड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत साक्ष्यों में ग्राह्य है? धारा 6, 7, 8 और 9। हाँ, 9 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार देखें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। बी में शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है परंतु सभी प्रकरणों में नहीं है। सी में है कि शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है और डी में है
समान ज्ञान के साथ शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सभी हत्याएं आपराधिक मानववध है, सभी आपराधिक मानववध हत्याएं हैं। दूसरा, तीसरा है हत्या करने के लिए आशय हमेशा आवश्यक नहीं होता है। और चौथा है भारतीय दंड संहिता की धारा 299C के तहत कार उस ज्ञान से किया हो कि उस कार द्वारा मृत्यु कारित होना संभव है। बी बिल्कुल राइट आंसर है। 78 पर एक बार नजर डालिए। रेलवे स्टेशन पर महिला टिकट लेने पहुंची, तब अधिक भीड़ होने से टिकट खिड़की के पास खड़े बी को उसने टिकट लेने के लिए अनुग्रह कर पैसे दिए, किंतु बी टिकट लिए बिना पैसे लेकर भाग गया। बी ने क्या अपराध किया? चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग या फिर छल किया? तीसरा है आपराधिक न्यासभंग। बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 पर एक बार नजर डालिए। क्या कह रहे हैं कि ए को लोक स्थान पर 2000 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिलता है और उसको कोई जानकारी नहीं थी 2000 रुपए का नोट किसका है। वह नोट को उठा लेता है। ए ने कारित किया है चोरी, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, चोरी का प्रयास या उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। और कोई? चलिए, कोई अपराध नहीं किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार देखें। लोक स्थान के समीप असली शब्दों का उच्चारित किया जाना कोई अपराध नहीं है। धारा 294 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध है, 290 के अधीन अपराध है, या 292 बी के 292 2B के अकॉर्डिंग कोई अपराध है। तो देखिए इनमें से क्या है। बिल्कुल राइट आंसर बी, 294 भारतीय दंड संहिता के सेक्शन रजिस्टर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अपराध में किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किए जाने के लिए धारा 107 भारतीय दंड संहिता के अवयव सिद्ध होने चाहिए। बी में 107 के अवयव सिद्ध नहीं होना चाहिए, मात्र क्रूरता पर्याप्त है, या इनमें से कोई नहीं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। इसमें सेक्शन 107 भी इंक्लूड होनी चाहिए। सेक्शन 8 क्वेश्चन नंबर 82 पर एक बार थोड़ा सा नजर डालेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत सदोष परिरोध दंडनीय होने का प्रावधान दिया गया? धारा 340, धारा 341, 342 और 350। देखें जल्दी से। 342 में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। एक्स का आशय ए का वध करने का था, किंतु उसकी बजाय उसने बी का वध कर दिया, जिसके वध का उसको कोई आशय नहीं था। किस सिद्धांत के अधीन एक्स बी की हत्या के लिए दायी है? विस्तारित विद्वेष का सिद्धांत, आपराधिक मनास्थिति का सिद्धांत, सी है हर्षित उत्तरदायित्व का सिद्धांत, डी विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत। डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 पर एक बार नजर डालें। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता? धारा 90, धारा 92, धारा 89, धारा 87। ये बिल्कुल राइट आंसर है, धारा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। 85 में विधिपूर्ण संरक्षता से व्यापरण के अपराध के लिए किसी बालिका की उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष से कम, 15 से कम, 21 से कम, या 16 से कम? एक है 18 से कम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86 पर एक बार नजर डालो। 86 में यहाँ पे कहा गया शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति का आशंका पैदा होती है, और ऐसी आशंका समाप्त होने के बाद भी बने रहता है। जब वास्तव में हमला कर दिया जाए तब प्रारंभ होता है और हमले की अवधि तक बना रहता है। सी में जब वास्तव में हमला कर दिया जाए तब प्रारंभ होता है और हमलावर के चले जाने के बाद भी बना रहता है। डी में है उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति का आशंका पैदा होती है,
और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ क्या कह रहे हैं, भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अपराधी के दायित्व पर आधारित है। बी में दुष्प्रेरक निर्दोष हो तो मुख्य अपराधी भी दोषी नहीं होंगे। और सी में दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दोषी हो सकते हैं। डी में है मुख्य अपराधी की वही आपराधिक मनस्थिति होनी चाहिए जो दुष्प्रेरक की है। तीन सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मानहानि की श्रेणी में आता है? ए, सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे कि वह दी गई है या लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। बी, किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह के बारे में लगाया गया लांछन। सी, किसी अन्य व्यक्ति पर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई परनिंदा। डी में न्यायालय की कार्रवाइयों की रिपोर्टों का प्रकाशन। डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें। जो कोई किसी शिशु का व्यापरण या अपहरण, उसके शरीर पर से कोई चल संपत्ति बेईमानी पूर्ण आशय से लेने के लिए करता है, वह धारा 369 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है यदि शिशु की आयु कम हो। कम कितनी? ए में 10, 12, 14 और 16। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पर एक बार नजर डालिए। भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसा कोई पुरुष जो किसी के द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, वह अपराध करता है। क्या? दृश्यता, पीछा करना, निगरानी करना, पता लगाना। श्योर? बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए जल्दी से। दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है? कौन सा? 133, 145, 147 और 139 में इनमें से कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई है, यदि संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तब उसे दंड दिया जा सकेगा। कैसे? 3 माह से ज्यादा नहीं, 6 माह से ज्यादा नहीं, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं और 2 वर्ष से ज्यादा नहीं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93 पर। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संस्वीकृति कथन लिए जा सकते हैं केवल अनुसंधान के दौरान, इसके बाद नहीं। बी में अनुसंधान के दौरान किसी भी समय किंतु विचारण शुरू होने के बाद न्यायालय की अनुमति से। सी, अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय। अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान किसी भी समय। देखें ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से कौन सा सही है? सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। मध्य प्रदेश में धारा 363 भारतीय दंड संहिता का अपराध किसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ए, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी। बी, न्यायिक दंडाधिकारी। सी, सत्र न्यायालय। डी, मुख्य महानगर दंडाधिकारी। जल्दी से बता कौन सा आएगा? हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, ये सब हो गए। 95 पर एक बार नजर डालिए। यदि धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध कारित किया गया है तो संसूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित की जाएगी? दंड प्रक्रिया संहिता 154, 155, 156, 157। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है। कितना दे सकता है? 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माना या दोनों, या 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का या दोनों का, या फिर 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपए से अनधिक जुर्माना या दोनों का, या 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या असीमित जुर्माना या दोनों। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। 97 दंड प्रक्रिया संहिता जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है। अधिरोपित मुख्य दंडादेश के साथ साथ भोगे जाने का। बी, अधिरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त। और सी में न्यायालय द्वारा माफ किया जा सकता है। और इनमें से कोई नहीं। इसमें बी
अधिरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 में, गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दिए गए हैं। 41B, 41A, 41D, 41C। देखें जल्दी से। 41B में देखो सही आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। फिर से रिपीट करो, न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। ए ऑप्शन है, केवल अभियोजन की साक्ष्य समाप्त होने के पूर्व केवल अपील न्यायालय में ही आरोप में परिवर्तन कर सकता है। सी में है, आरोप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। डी में, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय। और निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय कर सकता है। 100 में एक बार नजर डालें। कार्यपालक मजिस्ट्रेट अध्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में कर सकता है। 109, 110, 106 और 108 देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता परिवाद पर मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय में दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है या अभियुक्त का कोई संभाव्य बचाव नहीं है। तीसरा है, अभियुक्त निर्दोष नहीं है। और डी, संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है। इनमें से देखें कौन सा। देखो डी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार देखें। पीड़ित की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दी गई है। 2 वाका, पा, घा और 2 फा। देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के परंतु के अनुसार पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अभियुक्त को दोषमुक्त करने का, न्यूनतर अपराध के लिए दोष सिद्ध करने या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने या अपर्याप्त दंडादेश पारित करने को। इसे देखें कौन सा है। हाँ, देखो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा काल 3 वर्ष होगी। तो यहाँ पे देखें, यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। डी में, यदि अपराध 3 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। सी में है, यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। और डी में, यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। तो ये 104 में देखें जल्दी से कौन सा है। ए राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। जब एक व्यक्ति को अन्यथा धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध समन करने के लिए सक्षम होता है कि मृत्यु हो जाती है तो दंड प्रक्रिया संहिता, ये ऑप्शन है, 1973 के अंतर्गत परिभाषित उक्त व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की अनुमति से अपराध समन कर सकते हैं। बी में है, अपराध किसी जीवित चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा समन किया जा सकता है। सी में है, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अपराध समन नहीं किया जा सकता। डी में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत परिभाषित उक्त व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से अपराध समन कर सकते हैं। देखिए जल्दी से इसमें 4 आंसर सही है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत परिभाषित उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से अपराध समन कर सकते हैं। यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 5 क्वेश्चन है और अब सेक्शन ये क्वेश्चन नंबर 106 पर एक बार नजर डाल लीजिए। परक्राम लिखित अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपधारणा से संबंधित है। 119, 137, 139 और इनमें से कोई भी नहीं। इसमें 4, इनमें से कोई भी नहीं। सेक्शन 107 इनमें से सभी है। अच्छा हाँ सही कह रहे, इनमें से सभी है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर इसका 4 है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 107 पर एक बार नजर डालिए। परक्राम लिखित अधिनियम का ये क्वेश्चन है, क्या कोई अप्राप्त भय किसी लिखित या लेखन पृष्ठांकन प्रदान और परक्रामक कर सकेगा। तो देखें, नंबर ए, केवल तभी जब वह उसके परिणाम को समझ सकता है। बी में,
केवल तभी जब वह उसके लिए लाभकारी है, केवल दोनों पक्षों की आपसी सहमति से। डी में है, हाँ ऐसा कर सकता है कि उसके सिवाय सब पक्षकार आबद्ध हो जाएं। देखिए जल्दी से कौन सा है। जी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 पर। यदि लेखीबाल द्वारा जारी चेक अनादृत हो जाता है और बाद हेतु कब उत्पन्न होता है? तो कहा गया ए में बैंक से चेक के अनादृत होकर लौटने की जानकारी प्राप्त करने की तिथि से। बी में पाने वाला द्वारा लेखीबाल को सूचना पत्र जारी करने की तिथि से, या लेखीबाल मांग सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर पाने वाला को उस राशि का संदाय करने में असफल रहता है की तिथि से, या इनमें से कोई नहीं। देखें जल्दी से कौन सा है। हाँ सी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए 109 पर एक बार नजर डालिए, क्या कह रहे हैं ये। उच्चतम न्यायालय ने परक्राम लिखत अधिनियम धारा 181 की धारा 138 के अंतर्गत मामलों के शीघ्र एवं त्वरित विचारण के लिए दंड न्यायालयों को कतिपय निर्देश किस मामले में दिए है? ए इंडियन बैंक एसोसिएशन व अनुविरोध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया, नॉट बैंक है ना, फिर से देखो। दूसरा केस है रंगप्पा वर्सेस मोहन। तीसरा है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस केशवानंद। के भास्करन वर्सेस एस बी बालन। इनमें से देखो कौन सा केस है जिसमें ऐसा किया गया? ये बिल्कुल राइट आंसर है, इंडियन बैंक एसोसिएशन व अनुविरोध यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, सेक्शन 110 क्वेश्चन 110। ठीक है, देखो जरा जल्दी से। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक प्रकरण में प्रतिपादित किया है कि जहां चेक की राशि एवं न्यायालय द्वारा निर्धारित ब्याज एवं परिव्यय की राशि एक निश्चित तिथि तक जमा कर दी जाती है, वहां न्यायालय कार्रवाई को परक्राम लिखत अधिनियम 1881 की धारा 143 सह पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अंतर्गत समाप्त कर सकता है। वह प्रकरण है, फिर क्या है, मैसर्स मीटर्स एवं इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य विरुद्ध कंचन मेहता। के एम इब्राहिम वर्सेस मोहम्मद एवं अन्य। दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल एच। और डी में है मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेस प्रतीक जैन। इसमें ए है मैसर्स मीटर्स एवं इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य विरुद्ध कंचन मेहता। कंचन के नाम से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार नजर डालें। देखो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, आप लोगों के फेवरेट क्वेश्चन, और इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। देखो जल्दी से कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में बना रहता है क्योंकि अत्यधिक दूरी होने के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उपग्रह को आकर्षित नहीं करता। बी, पृथ्वी का आकर्षण आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है। सी में, पृथ्वी का आकर्षण अन्य ग्रहों के आकर्षण से संतुलित हो जाता है। डी में, उपग्रह में इंजन निरंतर उसका वजन संतुलित करने के लिए ऊपर की ओर बल लगाता है। तो इनमें से देखो कौन सा है। डी राइट आंसर है, पृथ्वी का आकर्षण आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है इस वजह से। नेक्स्ट देखें 112, क्वेश्चन नंबर 112 में, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसकी परिक्रमण अवधि पृथ्वी की अवधि के समान है। डी, शुक्र पर पानी की प्रचुर मात्रा है, इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व लगभग पृथ्वी के बराबर है। और डी में, यह 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूर्णन करता है। इसमें तीसरा आंसर है, इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को क्या माना जाता है, जुड़वा। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का शहर स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल नहीं है? सागर, सतना, उज्जैन और रीवा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? नरसिंहपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में या इंदौर में?
कहाँ पर है? सही आंसर है। चलिए, ए बी रुधिर समूह को सर्वग्राही रुधिर समूह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, दोनों एंटीजन और एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं। सी में दोनों एंटीजन नहीं पाए जाते हैं और डी में दोनों एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। इसमें 4 हैं, दोनों एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। भोपाल गैस प्रसादी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1974 में, 3 दिसंबर 1984 में, और 3 दिसंबर 1982 में, और 3 दिसंबर 1986 में। इसमें 2 1984 में। पोगांग झील किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। इसमें राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। और 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से। देखो राइट आंसर है टेनिस। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार भारत के प्रधानमंत्री रहे? 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार। देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2018 का उपविजेता है? फ्रांस, बेल्जियम, क्रोएशिया और इंग्लैंड। हाँ, देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 121 में, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक वास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ जगह देखने की है? पुलिकेट झील, चंबल नदी, दिपर झील और बेतवा नदी। देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में पातालकोट स्थित है? होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और बैतूल। बिल्कुल राइट आंसर है। बट कैसे जाना, ट्रेन से? नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति का स्थायी सदस्य नहीं है? यूएसए, रूस, जर्मनी और फ्रांस। तीसरा जर्मनी राइट आंसर है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति का सदस्य नहीं है? नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 124 पर एक बार नजर डालिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं है? इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, लीबिया। जल्दी से देखें, फटाफट स्पीड में। देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें, आयरलैंड ट्रायथलॉन पूर्ण करने वाली सबसे अधिक आयु की महिला कौन है? अनु बैद्यनाथ, दीपा मलिक, टीना सिद्धू और अंजुम खोसला। देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, क्यों? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार देखें, मार्च 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ जो निकट है? आइजोल, कोहिमा, कोलकाता, जबलपुर। 4 जबलपुर में। आगे देखें नेक्स्ट यहाँ पे 127, मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास अवार्ड के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? कालिदास अवार्ड के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। क्षेत्र कौन कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच एवं दृश्य कला, साहित्य और शास्त्रीय संगीत। देखो राइट आंसर है, ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगला देखें 128 में,
वे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, विजय लक्ष्मी पंडित और स्वामी विवेकानंद। इसमें दो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया? 129 में देखें, किसने सांची के स्तूप बनवाए? गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक और चंद्रगुप्त। देखो राइट आंसर है इसमें अशोक। 130 पर एक बार नजर डालिए। वर्ष 2015 में किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तीसरा है इसमें, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। आ जाइए, कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन दिएगा इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन देखें, लाइनेक्स और यूनिक्स, लाइनेक्स, जावा और एमएस डोस। तीसरा जावा बिल्कुल राइट आंसर है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 132 में एक बार नजर डालिए। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट और 1024 गीगाबाइट, 1024 जेटाबाइट और 1024 योटाबाइट। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क? हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, सीडी ड्राइव एंड प्रिंटर। बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 134 पर एक नजर डालिए। इन कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 1 GB इज 1024 MB, 1024 KB, 1024 TB और 1024 B। देखो राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें एक बार 135 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू कंप्यूटर्स? हाई-फाई, वाई-फाई, लैन केबल एंड मेमोरी स्टिक। ए 136 पर एक बार नजर डालिए। TFT स्टैंड्स फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टेलीफिल फिल्म और ट्यूब फुल फिल्म और टेक्स फुल टोटल। इनमें से देखिए कौन सा है। इसमें 1 है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। 137 पर एक बार देखिए, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ सिस्टम फाइल की मेमोरी रैम इन कंप्यूटर? प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग, नन ऑफ दीज एंड बूटिंग। तीसरा है इसमें नन ऑफ दीज। 138 पर एक बार नजर डालो, विच इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? CD, RAM, DVD-ROM एंड फ्लॉपी। हाँ 2 है इसमें रैम राइट आंसर, बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, क्या यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लैब? क्या होगा इसका नाम? ए इसका राइट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 140 पे देखो, IC चिप्स यूज इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ सिलिकॉन, क्रोमियम, लीड एंड सिल्वर। किससे बनी होती है? हाँ सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये इंग्लिश नॉलेज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है। इसमें एक ऑप्शन दिया गया, देखो, आई शैल गो एंड फिल इन द ब्लैंक्स करना है डाउन। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, लीड, लाई, लाइट, लाई और ले और लेड। इनमें से कौन सा होगा? बी। 142 में देखें, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कॉर्डाइल। कॉर्डाइल मतलब फास्ट, हर्ट लेफ्ट, फ्रेंडली, हॉस्टाइल।
इसमें 4 है हॉस्टाइल। 143 में एक बार नजर डालिए। मिस्टर स्टोक्स मेक्स स्मॉल थिंग्स अपीयर लार्जर देन। really are really, are they really, they really are। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। असैसिनेशन, ये असैसिनेशन, इनकी स्पेलिंग दी गई है चारों में केवल आपको राइट स्पेलिंग सर्च करनी है। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, शायद याद हो, उससे इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद की जा सकती है। इसको ऐसे तोड़ लो, हम्म, 145 पे ध्यान दीजिए। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोपोजिशन। आई हैव टू सिंपैथी ब्लैंक और फिर दिस मैन। 2 4 फ्रॉम हैव दिस, इनमें से कोई एक ऑप्शन देखो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ सस्पेप्टिबल। क्या क्या है? इनक्रेडिबल, इम्यून, प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल। इसमें 2 है इम्यून। नेक्स्ट देखिए 147 में, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हस्बैंड ऑन सेपरेशन। कौन सी है? पैट्रिमनी, एंटीमनी, पार्सिमनी, एलिमनी। एलिमनी राइट आंसर इसका। 148 में देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट एनोनिम फॉर द वर्ड वेरासिटी। falsehood, heinous, ruined and composed। फर्स्ट है इसमें falsehood। 149 में देखें, fill in the blanks से पहले, the cover of darkness the enemy crept in over। इसके बाद देखिए एक और fill in the blanks दिया है, in या over का, या in along, या under up, या through अपन, इनमें से कौन सा सुइटेबल है? हाँ, सी राइट आंसर है, अंडर अप। यहाँ अंडर लिख लीजिए और यहाँ पर अप आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 150 में, सिलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग एज द वर्ड फोरबिड। तो इनमें कौन सा है? फॉरगिव, अलाउ, रिफ्यूज एंड डेप्राइव। इसमें 2 अलाउ राइट आंसर है। ये आपके जो क्वेश्चन थे ये लगभग पूरे आपके कंप्लीट हो गए। फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था वो ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को देखिए करना क्या है, जितने भी ये क्वेश्चन जो इंग्लिश के और ये कंप्यूटर के आते हैं, जनरली ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब 50% से मोर देन 50% तो आ ही जाता है लगभग। तो आप एक ऐसा मान के चले 50 to 60% वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, कुछ इस साल के कुछ पिछले सालों के, उन सबके आपको याद करना है। दूसरा, जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन है, कुछ उसमें करंट पूछे जाते हैं, वो तो आपको न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ना है। पेपर्स के 1 महीने पहले तक के सारे न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। दूसरी मार्केट्स में जो बुक आती है 1 महीने पहले तक की ले लीजिए, जो 1 महीने पहले तक का करंट पूछेगा। मतलब जब पेपर है उससे पहले, तो जब पेपर शुरू हो उससे 1 महीने पहले तक के आपको पूरे कंप्लीट करके रखने हैं। ये मैं केवल एक आपको एक्सपीरियंस बेस पर बता रहा हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ना कोई रूल है इसका। आपको ठीक लगे तो मानिए, बाकी आप अपना जजमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइएगा।